Hello, hi everyone. This is Yash Gaikwad back with another chapter 3A, that is demand analysis. Now, I know हम दो तीन वीडियोस बैक चल रहे हैं because of some technical errors और कुछ चीजें थी as we are moving into a new studio. So, let us start with chapter 3. अब इससे पहले हम इस चैप्टर में बढ़े, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज बता देता हूँ जो ऐसा आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट आप जब भी कोई इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो उस थ्योरी को हम तीन तरीके से लिखते हैं कि एक ही चीज को हमने तीन अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ होता है। जैसे कि पहली चीज होती है टेक्स्ट, कि किसी भी थ्योरी का जो आपने लॉ पढ़ा है, जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, जो आप नॉर्मली बुक में पैराग्राफ से रीड करते हैं, दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी कीप्स ऑन फॉलोइंग, अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो हो गया टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। फिर हम उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कुछ डेटा गैदर करते हैं, तो उस डेटा को हम बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्केड्यूल, दैट इज नथिंग बट एक टेबल की आपने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिए, तो मान लीजिए डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड प्राइस, तो यहाँ पे आपने लिख दिया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की कितने प्राइस पे कितनी डिमांड है कमोडिटी की, राइट। दिस इज नथिंग बट योर स्केड्यूल। फिर सेम चीज की आप जो स्केड्यूल बना रहे हैं, आप उसे एज अ ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास टेबल में डेटा है, इसी डेटा को उठा के आप एक ग्राफ में डाल दीजिए। तो सेकंड वे इज पिक्चरल, कि जहाँ पे आप स्केड्यूल्स और ग्राफ्स बना सकते हैं। एंड द थर्ड वे टू स्टडी दैट थ्योरी इज थ्रू इक्वेशन, कि आप उसे मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। सो हमने ये सीखा कि आप एक लॉ को तीन तरीके से लिख सकते हैं, थ्रू टेक्स्ट, स्केड्यूल्स, ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर 3, दैट इज डिमांड एनालिसिस। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू डिमांड एनालिसिस, लेट अस रिकॉल कि यूटिलिटी हमने पढ़ी थी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर वांट्स। और यूटिलिटी एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी की वजह से डिमांड जनरेट होती है। यानी कि मुझे किसी चीज की नीड है, मुझे प्यास लग रही है, मेरे सामने एक कमोडिटी है, मान लीजिए पानी। नाउ दिस वाटर हैज द ability to satisfy my thirst, that is, this commodity has the ability to satisfy my want, hence I'll go and purchase this commodity. तो हम आगे जाते हैं विद डिमांड, कि हमने ये पढ़ लिया कि यूटिलिटी कॉजेज डिमांड, बट डिमांड क्या होता है? तो डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। अब यहाँ पे दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहली कि डिमांड का मतलब होता है डिजायर, कि मुझे कोई चीज चाहिए, दैट इज माई डिजायर। सेकेंड इज विलिंगनेस टू परचेज, कि उस चीज को मैं खरीदना भी चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे मेरी ड्रीम कार है पोर्शे 911, सो दिस पोर्श कार is my desire कि I want to buy that car. Okay. Willingness to purchase, कि अगर मुझे वो कार मिलेगी तो मैं उसे खरीद लूंगा। That is the willingness to purchase। दो चीजें हो गई। तीसरी है ability to purchase। Now do I have a spare amount of 1 crore or 2 crore in my bank to spend on that car as of date? No। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास ability to purchase ही नहीं है। मेरी desire है, मेरी willingness to purchase है, लेकिन मेरी ability, I don't have the money required to purchase that particular article, hence it is not a demand। नेक्स्ट चीज की विलिंगनेस टू परचेज, की हो सकता है कि आपकी डिजायर हो कि मान लीजिए आपको एक नया फोन खरीदना है, तो आपकी डिजायर है टू परचेज अ न्यू फोन। नेक्स्ट आपके पास, आपने एक बजट बना लिया, आपके पास 50-60 थाउजेंड रुपीज इन कैश अवेलेबल है, एंड यू हैव द एबिलिटी टू पे। अब आप दुकान जा रहे हैं फोन खरीदने के लिए, पर आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक मॉडल सेट है कि इधर आई वांट एन आईफोन एंड आई ओनली वांट एन आईफोन, या मेरा एक दोस्त है हु सेस कि भाई मुझे सैमसंग का इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगता है, तो आई ओनली वांट अ सैमसंग फोन। तो वहां पे अगर आपके दिमाग में सेट है कि यू वांट एन एंड लेट्स से अ सैमसंग फोन, सो यू डू हैव द डिजायर टू परचेज अ कमोडिटी, यू हैव द एबिलिटी, मतलब कि आपके पास पैसा है, यू हैव द मीन्स टू बाय दैट कमोडिटी, बट यू डोंट हैव विलिंगनेस टू परचेज अ सैमसंग डिवाइस। वाई? बिकॉज आपकी प्रेफरेंस iOS की तरफ ज्यादा है, और वाइस वर्सा एज द केस में भी। तो हमने डिमांड में तीन चीजें होनी चाहिए, तभी हम उसे डिमांड कहेंगे। क्या? पहली, मुझे डिजायर होनी चाहिए कि मुझे कोई कमोडिटी कंज्यूम करनी है, परचेज करनी है, सो आई शुड हैव द डिजायर। सेकंड थिंग इज आई शुड बी विलिंग टू परचेज दैट कमोडिटी, कि सिर्फ ये मुझे चाहिए बोल के काम नहीं होगा, मुझे एक्शंस लेना पड़ेगा कि मुझे वो कमोडिटी परचेज करने की मुझ में इच्छा हो। नेक्स्ट इज दी एबिलिटी, कि हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, कैश होना चाहिए, ताकि आप वो कमोडिटी खरीद सके।
Now, let's move on to the definition of demand. Now, according to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of which it is bought per unit of the time at that price. कि किसी भी चीज की डिमांड को डिमांड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कि हम किसी भी चीज की डिमांड को डिफाइन कर रहे हैं कि एक कमोडिटी है, उसका एक सर्टेन प्राइस है, तो उस प्राइस पे उस कमोडिटी की कितनी यूनिट्स आप डिमांड कर रहे हो, उसी को हम डिमांड का नाम दे रहे हैं. दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन, दैट द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच इज बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. की मान लीजिए अगर एक चॉकलेट है वो 5 रुपए की है, तो 5 रुपए पे इस चॉकलेट के 100 पीसेस सेल होते हैं. सो दिस इज द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर चॉकलेट. नाउ लेट्स मूव ऑन, दैट डिमांड हैज फॉलोइंग फीचर्स. की डिमांड के क्या क्या फीचर्स होते हैं. पहला, डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. डिमांड रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि डिमांड स्टेगनेंट नहीं रहती है, डिमांड चेंज हो सकती है. जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लीजिए आईफोन. आईफोन की डिमांड जब व्हेन इट इज लॉन्च, तो वो कुछ रफली 1,20,000 पे इंडिया पे प्राइस होता है. तो उस पे बहुत कम लोग रहते हैं जो 1 लाख पे आईफोन को परचेस करेंगे. वहीं आप सेल के सीजन पे जाइए, द प्राइजेस गो डाउन बाय 20-30,000, तो अब वही फोन आपको 80,000 टू 70,000 की रेंज में मिल रहा है. ऑल ऑफ अ सडन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू बाय दैट आईफोन विल इंक्रीज. फिर आप एक साल और वेट कीजिए, एक साल बाद आपको सेम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 50,000 पे मिल जाएगा, दैट इज 50% ऑफ पे. तो और ज्यादा लोग उस आईफोन को खरीदना चाहेंगे. तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस गिर रहा है, वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है. हेंस डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. दूसरी चीज की डिमांड डिपेंड कर सकती है कंज्यूमर टेस्ट, प्रेफरेंसेस और बहुत सी चीजों पे, जो हम आगे आने वाले पॉइंटर्स में पढ़ने वाले हैं. तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि डिमांड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो चेंज होता रहता है विथ टाइम, विथ रेफरेंस टू प्राइस, विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, विथ रेफरेंस टू प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ complementary goods and etc. Next is demand is essentially expressed with reference to time and price. कि जब भी मैं किसी चीज की डिमांड कहता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि आज की डेट में एक 5 स्टार की डिमांड मार्केट में 1,000 यूनिट्स है, एक 5 स्टार चॉकलेट की डिमांड मार्केट में 1,000 यूनिट्स है. मैं ये कभी नहीं कहता. मैं हमेशा कहता हूँ कि एट प्राइस ऑफ रुपीज 10 द डिमांड फॉर चॉकलेट्स इज 1,000 यूनिट्स एज ऑफ द डे. कि किस प्राइस पे कितनी यूनिट्स है. तो जब भी हम डिमांड एक्सप्रेस करेंगे, हम उसे विथ रेफरेंस टू टाइम बताएंगे, विथ रेफरेंस टू प्राइस, की किस प्राइस पे हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए. नेक्स्ट इज डिमांड स्केड्यूल. अब हम पहले ही स्केड्यूल शब्द का मतलब समझ के आ गया. व्हाट इज अ स्केड्यूल? अ स्केड्यूल इज नथिंग बट अ टेबल. कि डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. कि डिमांड स्केड्यूल एक टेबल है जो दर्शाता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. अब यहाँ पे लिखा है कि डिमांड स्केड्यूल. अब डिमांड स्केड्यूल या तो आप इंडिविजुअल के लिए बना सकते हो कि एक इंडिविजुअल क्या कंज्यूम कर रहा है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक इंडिविजुअल के लिए बनाया, यहाँ पे कमोडिटी के प्राइजेस है, यहाँ पे इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल 1 की यहाँ पे डिमांड है. तो यहाँ पे आपके पास डिमांड्स आ गई, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गई, तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया. वहीं पे आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल नंबर 2 है, इंडिविजुअल नंबर 3 है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स है, इनकी भी आपके पास डिमांड आ गई. जब आपने इनको सब अप कर दिया, तो आपके पास एक एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी. तो ये जब आप इंडिविजुअल्स की डिमांड को एग्रीगेट यानी सम करते हैं, तो आपके पास प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड आता है. उसी को हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड स्केड्यूल. That is what has been given over here. कि demand schedule may be either individual demand schedule or market demand schedule. नाउ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है? कि सर एक इंडिविजुअल किसी कमोडिटी को किस प्राइस लेवल पे कितनी यूनिट्स खरीद सकता है, दैट इज सिंपली इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. So, an individual demand schedule is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price. और हम एक चीज और पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि हम कमोडिटी को जब भी डिमांड के परस्पेक्टिव से देखेंगे, हम उसे डिफाइन करेंगे इन दी टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम. हेंस यहाँ पे आगे लिखा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. फिर इंडिविजुअल के बारे में हमें पता है कि
आप कितनी कमोडिटी खरीद रहे हो किस प्राइस पे, सेम चीज यहाँ पे रिपीट की गई है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम थोड़ा ध्यान से इस डिमांड स्केड्यूल को देखते हैं। अगर मैं इस डिमांड स्केड्यूल को देखूं तो यहाँ पे मुझे दिया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, कि एक एक्स नाम की कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस क्या है। उसका प्राइस पहले मार्केट में था 2 रुपए, फिर वो 4 रुपए होता है, 6 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस आर गिवन, कि या तो आप इसे देख सकते हैं कि प्राइजेस गिर रहे हैं। पहले 10 रुपए था, 8 था, 6, 4, 2। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है कि अगर प्राइस 10 रुपए तो मैं 1 किलो उस कमोडिटी को खरीदता हूँ। अगर प्राइजेस 8 रुपए तो मैं 2 किलो खरीदता हूँ, 6 रुपए तो मैं 3 रुपए खरीदता हूँ, 4 रुपए तो मैं चार ही खरीदता हूँ, और अगर 2 रुपए प्राइस हो जाता है तो मैं 5 किलो कमोडिटी को खरीदता हूँ। तो इससे मैंने एक सिंपल कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लिया अभी, कि जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, कि कोई चीज सस्ती हो रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है, यानी मैं उससे ज्यादा से ज्यादा खरीद रहा हूँ। अब ये जो सिंपल सी रिलेशनशिप है, इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, कि एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड of the commodity will goes on increasing, other things being remain constant। अब यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल दिया गया है। अब इस डिमांड स्केड्यूल में हमने सेम चीज ऑब्जर्व किया कि क्वांटिटेटिव ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिरेगी अगर प्राइस राइज होगा, और मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड इफ द प्राइजेस फॉल। इसी को हमने कहा देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर दो चीजें हैं, मान लीजिए डिमांड है, प्राइस है, तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। जब एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज घटती है, उससे मैं नाम देता हूं एज इनवर्स रिलेशनशिप का। तो हमने अभी ये कंक्लूड किया है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नाउ कमिंग डाउन टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, इंडी तो हमने क्या पढ़ा कि हमने टेबल पढ़ लिया है, उस टेबल को हम नाम दे रहे हैं स्केड्यूल का। अब जब आप उसी स्केड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आपके पास है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पे आपने एक्स एक्सेस देखना है, वाई एक्सेस देखना है। एक्स एक्सेस पे हम हमेशा नोट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड नोट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने प्राइजेस नोट कर दिए, प्राइस हमें पता है 2 4 6 8 एंड 10 था। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन करना शुरू करूंगा। जैसे मुझे पता है कि पहले जो हमारे प्राइजेस है वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 10 पे 1, 8 पे 2 एंड सो ऑन चेंज हो रहे हैं हमारे प्राइजेस। तो उसी को मैं ग्राफ पे कैसे पॉइंट करूंगा? क्वांटिटी डिमांडेड के लिए मैंने पहले देखा प्राइस, प्राइस इज एट 10, देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज 1, तो ये हो गया मेरा पॉइंट 1। सेकेंड, मैंने देखा कि प्राइस गिर के होता है एट 8 रुपीज। एट 8 रुपीज द यूनिट्स डिमांडेड इज 2 kg एंड प्राइस इज 8, तो ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं आगे जाके देखूं तो मुझे पता है कि वन प्राइस फॉल टू रुपीज 2, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 5 kg, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली मुझे ये सारे पॉइंट्स मिल गए अपने टेबल से, और इन्हें कनेक्ट करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ की है, दैट इज नथिंग बट योर डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में हमने एक चीज देखी थी कि जैसे जैसे हम प्राइस गिरा रहे हैं क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं इस कर्व में नीचे आ रहा हूँ, वैसे वैसे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। पहले क्वांटिटी डिमांड 1 था, 1 से 2 हुआ, कब? जब आपका प्राइस 10 से 8 आया, मतलब यहाँ फॉल इन प्राइस है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसीलिए ये जो कर्व बनता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। नाउ मूविंग ऑन टू मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड स्केड्यूल का इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ मार्केट फॉर अ कमोडिटी एट गिवन प्राइस लेवल्स। तो मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑफ, for a total demand for a commodity of all consumers given price during a particular period of time. Now, showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time। कि मार्केट डिमांड का क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जितने कंज्यूमर्स है वो सारे कंज्यूमर्स मिला के एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, अगर एक कमोडिटी का प्राइस एक सर्टेन लेवल पे है तो कितनी परचेस करेंगे, कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे।
सेम चीज यहाँ पे दी गई है आपको स्केड्यूल में, योर प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट एज सीन इन दी प्रीवियस डिमांड शेड्यूल 10, 8, 6, 4, 2 की प्राइजेस गिर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कंज्यूमर ए दिया गया है, कंज्यूमर बी दिया गया है, कंज्यूमर सी दिया गया है। एट पॉइंट 1 से कंज्यूमर ए 5 यूनिट डिमांड करता है, कंज्यूमर बी 10 यूनिट डिमांड करता है, कंज्यूमर सी 15 यूनिट डिमांड करता है। तो जब हम ये 5, 10 और 15 को ऐड करते हैं, तो एट प्राइस 10 हमारा मार्केट में जो टोटल डिमांड है वो 30 यूनिट्स का आता है। सिमिलरली यहाँ पे बाकी सारी डिमांड दी गई है कि टोटल मार्केट में इन इन प्राइस लेवल्स पे इतनी इतनी टोटल डिमांड है। इसी को हम मार्केट डिमांड कर्व कह रहे हैं। अब इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेसर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस, की जो चीज हम पहले ही देख के आ गए कि जैसे जैसे प्राइस राइज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड गिरती है। इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो इनवर्स रिलेशनशिप दोनों लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट इंडिविजुअल लेवल भी और मार्केट लेवल भी। अब यहीं पे हमने मार्केट डिमांड कर्व में सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया, जैसे कि हमने देखा था कि एट क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस ऑफ रुपीज 10, कि 10 रुपए अगर प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड इज 30 समवेयर ओवर हियर। सिमिलरली अगर प्राइस 8 रुपीज पे गिरता है तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांड आती है एज पर दिस ग्राफ की 45, 60, 75 एंड 90। यहाँ पे अगर प्राइस 2 रुपीज का है तो क्वांटिटी डिमांड विल बी 90। सिमिलरली हमने यहाँ पॉइंट्स डिनोट किए, और जब इन पॉइंट्स को हमने एक लाइन में जोड़ दिया तो वो बन जाता है आपका मार्केट डिमांड कर्व। एंड सिमिलरली जैसे कि हमने देखा कि हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, सिमिलरली हमारा मार्केट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ से? ये है लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की ओर हमारा मार्केट डिमांड कर्व नीचे स्लोप करता है। अब हम जाते हैं आगे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि हमारा डिमांड कर्व नीचे क्यों स्लोप कर रहा है। इसके रीजंस क्या है? पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता था कि जैसे जैसे मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ, जैसे जैसे मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम करता हूँ, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है मुझे, वो डिक्रीज होते जाती है। कि मैं जितनी ज्यादा एक कमोडिटी को कंज्यूम करूंगा, उससे जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, जो हम पहले पढ़ के आए। एक पॉइंट के बाद जीरो हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर मैं कंज्यूम करूं तो वो यूटिलिटी डिस यूटिलिटीज में बदल जाएगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका कंजम्पशन कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक कमोडिटी एक प्राइस पे एक सर्टेन लेवल ऑफ क्या कहना चाहिए, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पर उसी प्राइस पे उसी कमोडिटी का सेकेंड यूनिट जब मैं कंज्यूम करूंगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी पहली यूनिट से कुछ कम होगी, फिर उसके अगले यूनिट पे और कम होगी। तो जब यूटिलिटी सक्सेसिव कंजम्पशन के साथ कम होती जा रही है और प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं ना कि आई विल बी लेस रिलेक्टेंट टू बाय दैट कमोडिटी एट दैट प्राइस लेवल, कि मुझे उस प्राइस पे पहली बार उस कमोडिटी को खरीदने में दिक्कत नहीं है, पर मेरा सक्सेसिव कंजम्पशन कि एक पॉइंट पे मेरी यूटिलिटी उस प्राइस के लिए बहुत कम हो जाएगी, कि मुझे लगेगा कि मैं ओवर पे कर रहा हूँ उस गुड के लिए। हेंस आई विल नॉट बी विलिंग टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी एट दैट गिवन प्राइस। तो उस केस में क्या होगा, जब मेरी यूटिलिटी यहाँ मिल रही है मुझे सक्सेसिव कंजम्पशन से और प्राइस यहाँ है, तो मुझे डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस को तो कम करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन दैट लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड गिरती है जब प्राइस इंक्रीज होता है, और उसी के कारण ये डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलता है हमें, दैट द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग अलोंग विद द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास आज जेब में 100 रुपए, तो अगर एक नॉर्मल गुड है और मेरे पास 100 रुपए है, तो मार्केट में मैं जाके उस 100 रुपए से उस पर्टिकुलर गुड की कितनी यूनिट्स खरीद सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एक चॉकलेट खरीदी है डेयरी मिल्क टेम्पटेशन। अब वो चॉकलेट मार्केट में 100 रुपए की आती है, तो मैं 100 रुपीज के अगेंस्ट एक सिंगल यूनिट ऑफ चॉकलेट परचेस कर पाऊंगा। वहीं पे अगर कल को जाके एक 100 रुपीज की अगेंस्ट में मैं एक सिंगल यूनिट ऑफ चॉकलेट परचेस कर पा रहा हूँ, वहीं पे कल जाके अगर उस चॉकलेट का प्राइस गिर जाता है, लेट से द प्राइस फॉल टू रुपीज 50,
तो अब मैं 100 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स परचेस कर पाऊंगा? नाउ आई विल बी एबल टू परचेस 2 चॉकलेट्स। तो क्योंकि प्राइस गिरा, उसकी वजह से मैं मेरी नंबर ऑफ कमोडिटीज दैट आई वाज एबल टू परचेज हैज इंक्रीज्ड। इसी को हम देते हैं एक छोटा सा नाम कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, कि मैं जिस पैसे में पहले कम क्वांटिटी खरीद पा रहा था, अब उसी पैसे में मैं ज्यादा क्वांटिटी उस कमोडिटी की खरीद पाऊंगा। दैट इज द इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। दैट इज नथिंग बट द इनकम इफेक्ट। तो आइए पढ़ते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, कि अगर कोई नॉर्मल गुड है। अब अगेन गुड तीन टाइप के हो सकते हैं प्राइमरीली: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर या लग्जरी गुड्स। अब इनका इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप है, प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है, हम थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की। कि जो नॉर्मल गुड होता है, उसके केस में अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल करता है, तो परचेजिंग पावर, रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। क्यों? प्राइस गिरने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि अब उस सेम पैसे में ज्यादा कमोडिटी खरीद पा रहा है, which enables him to buy more of a commodity. This is known as the income effect. Next is substitution effect. Substitution effect क्या होता है? कि सब्सटीट्यूट, कि तू नहीं तो कोई और सही, कि मुझे तू नहीं तो कोई और सही, कि एक चीज की मुझे जरूरत है, अगर वो मुझे नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, मैं उसकी जगह दूसरे से काम चला लूंगा। दिस इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसे प्ले करता है? कि मान लीजिए मार्केट में दो कमोडिटीज है, दोनों परफेक्ट सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का। जैसे कि टी एंड कॉफी, कि अगर आपको सुबह एक बेवरेज चाहिए तो वो चाय भी हो सकता है, वो कॉफी भी हो सकती है। अब अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ते हैं मार्केट में, मान लीजिए एक कप कॉफी 20 रुपीज की आ रही है, एक कप चाय भी 20 रुपीज की आ रही है, तो अब आप इनडिफरेंट है, आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। बट अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है कि एक कप कॉफी 40 रुपीज की आ रही है, तो जो इंसान कॉफी पी रहा था, वो चाय पे तो शिफ्ट हो ही सकता है, क्योंकि चाय का प्राइस अभी भी कम है। इसी को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कि जब दो ऐसी कमोडिटीज हो जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हो, तो अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तो दूसरी कमोडिटी अपने आप रिलेटिवली उससे चीपर बन जाती है, कि रिलेटिवली हमें लगेगा कि ये सस्ती है, तो एक रैशनल कंज्यूमर सस्ती कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। दैट इज इन केस ऑफ सब्सटीट्यूशन, substitute goods, the price of a commodity rises, the consumer tend to buy more of its substitute and less of this commodity. This is known as the substitution effect. नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज यूजेस। कि कई बार हम उन कमोडिटीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनके यूजेस मल्टीपल हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपल यूज है, आप उससे लाइट्स रन कर सकते हैं, उससे आप अपना एसी फैन चला सकते हैं, उससे आप अपने डिवाइसेस लैपटॉप्स को चार्ज कर सकते हैं। सो एक सिंपल गुड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, उससे आप मल्टीपल डिवाइसेस को रन कर रहे हैं, उसके आपके पास मल्टीपल यूजेस है। इवन ईवीज को आप चार्ज कर सकते हैं, तो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो इस केस में क्या होता है? व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल नीड्स, की जब एक गुड के मल्टीपल यूजेस हो, इट्स डिमांड विल राइज, कि उसकी डिमांड बढ़ेगी विथ फॉल इन प्राइस, एंड फॉल विथ अ राइज इन इट्स प्राइस। की जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी, कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अभी मिल रही है मुझे 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, कल को इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस रेज हो जाता है एट से 16 या 20 रुपीज पर यूनिट पे। तो जब 8 रुपीज से 20 रुपीज पे प्राइस जम हुआ, तो मैं क्या करूंगा? मुझे इलेक्ट्रिसिटी तो हर चीज के लिए चाहिए, मुझे लाइट्स के लिए भी चाहिए, डिवाइसेस को भी चार्ज करना है, गाड़ी को भी चार्ज करना है। तो उस केस में मैं इलेक्ट्रिसिटी को संभाल के यूज करना चाहूंगा। क्यों? कि अननेसेसरी पंखे ऑन नहीं रखो, अगर ज्यादा ठंडी नहीं है तो एसी मत ऑन करो, अगर आप किसी रूम में नहीं हो और दिन का समय है तो अननेसेसरीली ज्यादा लाइट्स मत यूज करो। तो उस केस में मैं अपना कंजम्पशन कम कर दूंगा, ना कि ताकि मेरा जो ओवरऑल स्पेंडिंग है उस कमोडिटी पे वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा है। कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है, हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग आवर यूजेस। दैट इज मल्टीपर्पज ऑफ यूज। नेक्स्ट इज न्यू कंज्यूमर। अब न्यू कंज्यूमर ये पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है कि आज मुझे फोन लेना है, मेरी जेब में 50,000 रुपए है, मैं मार्केट में जाता हूँ 50 to 60,000 रुपीज कैश लेके मुझे फोन लेने के लिए। लेटेस्ट आईफोन लॉन्च होता है एट 1 लाख रुपीज, क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? नहीं। वहीं दिवाली सेल आती है और उसमें मुझे 50% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाता है, लेट से
लेट्स अज्यूम। तो क्या अब मैं उस डिवाइस को खरीद सकता हूँ? दी आंसर इज यस, क्योंकि अब वो मेरे बजट में आ गया है। सेम चीज कि अगर कोई भी कमोडिटी है वो एक सर्टेन प्राइस पे है, तो आप उसे तभी खरीद पाओगे जब आपके पास डिमांड, हम कब कहते हैं कि जब आपके पास डिजायर हो, विलिंगनेस टू परचेज हो और एबिलिटी टू पे हो। तो जब एक कमोडिटी हाई प्राइसेस पे होती है तो बहुत से लोगों के पास एबिलिटी टू पे ही नहीं होता, क्योंकि उनके बजट के बाहर है, वो उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। और जैसे ही उसका प्राइस गिरता है तो वो उनके बजट के अंदर आ जाती है, यानी एक न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर आपके पास तैयार हो गया जिसके पास पैसा है और वो उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार है उस कमोडिटी पे। दैट इज न्यू क्लास ऑफ consumer. When a commodity, the prices of a commodity fall, new class of consumer can now afford the commodity. फिर हम नीचे जा रहे हैं, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड का, मार्केट डिमांड का, उसके बाद जस्टिफिकेशन की डिमांड कर्व नीचे क्यों स्लोप होता है, उसके रीजंस हम आगे देख रहे हैं। अब आते हैं ऑन टाइप ऑफ डिमांड्स, कि डिमांड कितने टाइप की हो सकती है। हाँ जी, तो हमारे यहाँ ऑन टाइप ऑफ डिमांड की एक गुड की कितने टाइप की डिमांड्स हो सकती है। तो इसको सिंपली ग्रुप करके पढ़ते हैं। पहला होता है डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो पहली चीज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है? कि मुझे कोई कमोडिटी चाहिए और मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। दैट इज डायरेक्ट डिमांड। कि आपने कोई कमोडिटी देखी, आप मार्केट गए, आपने खरीदा, आप लेके आ गए, आपने उस कमोडिटी को यूज किया, कंज्यूम किया, दैट इज योर डायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल, आपके घर में ग्रोसरी किराना जो आता है, शक्कर हो गया, सब्जियां हो गई, आप मार्केट जाते हैं, आप उस कमोडिटी को खरीदते हैं, आप लेके आ जाते हैं। दैट इज योर डायरेक्ट डिमांड, कि जहाँ पे कंज्यूमर ने उस कमोडिटी को कंज्यूम कर लिया है। दैट इज, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, कि उसके अलावा, उस कमोडिटी के खरीदने के अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है टू सेटिस्फाई माई डिमांड। They serve for the purpose of direct consumption needs of the consumer. Thus, the demand for such goods is called direct demand. और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। दूसरी चीज इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड हमने पढ़ा कि कोई ऐसी कमोडिटी जिसे कंज्यूम करते ही मेरी नीड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाए। वहीं पे इनडायरेक्ट डिमांड की कोई ऐसी कमोडिटी जिसे कंज्यूम कर, जिसकी मुझे नीड है या जिसकी मुझे डिजायर है, जिसकी यूटिलिटी है कि उससे मैं यूज करूं और वो इनडायरेक्टली मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसे मैं इनडायरेक्ट डिमांड कहता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो शुगर। तो जो शुगर आप मार्केट में बेच रहे हो, वो हो गई डायरेक्ट डिमांड, की आपने शुगर मार्केट में बेची, किसी कंज्यूमर ने वो खरीद लिया, ये उस कंज्यूमर की डायरेक्ट डिमांड है। और आप एज अ फैक्ट्री ओनर जब आप शुगर प्रोड्यूस करते हो, तो आप क्या डायरेक्टली शुगर प्रोड्यूस कर लेते हो? नहीं, आपको पहले शुगर केन लगेगा, गन्ना लगेगा, कुछ तो बेस आइटम चाहिए ना जिससे आप शुगर बनाओगे। तो रिफाइंड शुगर बनाने के लिए आपने गन्ना खरीदा। तो ये जो गन्ना आपने खरीदा है, क्या इससे आपकी डायरेक्ट आउटपुट जनरेट हो गया? क्या शुगर अपने आप बन गई? नहीं, आपने गन्ना खरीदा है ताकि आपने शुगर केन खरीदा, फिर आपने उसको फैक्ट्री में दिया, फिर फैक्ट्री में आपने उसको प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस करने के बाद आपके पास रिफाइंड शुगर बनी, आपने उससे थोड़ा जैगरी बना लिया और थोड़ा मोलेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया। तो ये जो आपने गन्ना खरीदा ताकि आप उससे शुगर बना सके, उससे आप मोलेसिस बना सके, उससे आप जैगरी बना सके, तो वो जो गन्ना है वो आपका इनडायरेक्ट डिमांड बन जाता है। हेंस इट इज गिवन दैट इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। की इनडायरेक्ट डिमांड का हम एक और नाम लेते हैं, दैट इज योर डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ अ गुड विच आर नीडेड टू फर्दर, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जो गुड्स हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए चाहिए। इट इज द डिमांड फॉर गुड्स रिक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसर, की जो प्रोड्यूसर के गुड्स हैं उनके लिए है। हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड। कि हमें पता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब की डिमांड कैसी होगी? इनडायरेक्ट या डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर केन फैक्ट्री, कि आपकी फैक्ट्री है, उसमें आपको काम करने के लिए लोग चाहिए, तो ये जो लोगों की डिमांड है वो भी कैसी डिमांड है? डिराइव्ड डिमांड है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अभी हमने दो डिमांड के पांच टाइप्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जिससे मेरी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है, इनडायरेक्ट डिराइव डिमांड, तो मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तीसरा है
कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट, जॉइंट जुड़े हुए। अब कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड किनकी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड उन गुड्स एंड सर्विसेज की होती है जो हमें साथ में चाहिए होता है फॉर कंजम्पशन। जैसे कि मान लीजिए आपको, आपने गाड़ी खरीदी, आप एक पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगे, तो जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं आपको उसमें फ्यूल डलाना पड़ेगा। तो ये हो गई जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कि आपने गाड़ी खरीदी है तो अब उसमें तेल भी डलाओ। सिमिलरली अगर आप नया फोन लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो आपने फोन खरीदा, तो फोन खरीदने के साथ साथ उसकी एक्सेसरीज, जो उसका स्क्रीन गार्ड है, जो उसका बैक कवर है, जो आपको फोन में सिम लगानी है, तो ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं इनकी जॉइंट डिमांड है। किसके साथ? आपके मोबाइल फोन के साथ। कि जैसे ही आप एक मोबाइल डिवाइस खरीदते हैं, उस मोबाइल डिवाइस के साथ आपको स्क्रीन गार्ड, बैक कवर, सिम की भी जरूरत पड़ती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, कि दोनों को हमें चाहिए साथ में। क्यों? ताकि हम एक सिंगल वांट सेटिस्फाई कर पाए। इट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। एग्जांपल है कार एंड फ्यूल का। नाउ कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड का क्या मतलब होता है? देखो, जॉइंट डिमांड में दो प्रोडक्ट्स हैं जो एक ही अल्टीमेट वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वर्सेस कंपोजिट डिमांड में द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। यहाँ पे यूटिल हमारे पास एक तरफ है हमारा जॉइंट डिमांड, एक तरफ है कंपोजिट डिमांड। जॉइंट डिमांड में मल्टीपल कमोडिटीज है जो एक सिंगल वांट सेटिस्फाई कर रही है। जो कंपोजिट डिमांड है, वहां पे एक ही कमोडिटी है लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट फॉर मल्टीपल यूजेस। तो जहां पे मल्टीपल गुड्स एक डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, वो आपकी जॉइंट डिमांड है। जहां पे एक गुड मल्टीपल यूजेस में आ सकता है, जिसकी मल्टीपल यूटिलिटी है, उसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। और जैसे हमने जॉइंट डिमांड पढ़ा, उसका ठीक उल्टा कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या? इट इज द डिमांड फॉर गुड्स विच आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स फॉर ईच अदर, और रेदर आई शुड नॉट यूज द टर्म परफेक्ट, और लेट्स यूज अ लूज टर्म दैट इज सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। कि अगर कोई भी ऐसा गुड है जो एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकता है, उसे हम कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी, की चाय नहीं मिली तो कॉफी से काम चला लो। शुगर एंड जैगरी, कि अगर आपको शुगर नहीं मिल रहा है तो आप जैगरी से काम चला सकते हैं। दिस आर कॉम्पिटिटिव डिमांड। अगेन व्हाइट बोर्ड एंड जो आपका मार्कर पे, अगर आप क्लासेस में पढ़ते हैं तो आप पीछे देखेंगे कि एक ब्लैक बोर्ड होता है। आप ब्लैक बोर्ड एंड चौक से भी काम चला सकते हैं, या आप एक व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर से भी काम चला सकते हैं। सो दे कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर वन अनदर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि आखिर डिमांड किन किन चीजों से डिटरमाइन होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमें बताता है कि किसी कमोडिटी की डिमांड कितनी होगी। पहला, जो हम अभी तक के बार बार रिपीटेटिवली पढ़ते आ रहे हैं, प्राइस। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी to a large extent. Consumer prefer to purchase a product in large quantity when the price of a commodity is less. कि कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को तब ज्यादा कम खरीदना चाहेगा जब उसका प्राइस कम है, क्योंकि उसे सस्ते में मिल रही है। नेक्स्ट इज लार्ज क्वांटिटी हो गया, दे परचेज इन स्मॉलर क्वांटिटी व्हेन द प्राइस इज हाई। ये तो हम अभी तक के रिपीटेटिवली ही पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। दूसरा है इनकम। इनकम की जो हमने अभी पढ़ा है, दैट इज परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर decides the purchasing power of a consumer, which in turn influences his demand for products। कि मेरी इनकम मेरी परचेजिंग पावर डिटरमाइन करती है, जिसकी वजह से मेरी डिमांड डिफाइन होती है टुवर्ड्स मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि आज मेरी इनकम है 50,000 रुपीज पर मंथ। अब यही इनकम बढ़ के हो जाती है लेट से 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो ये जैसी ही इनकम बढ़ी, मेरे पास 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। अब इस 50,000 रुपीज जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरे पास इसके पास ऑप्शन है कि मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ, कंजम्पशन पे खर्च कर सकता हूँ। तो मैं और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड कर सकता हूँ। यानी मेरी इनकम बढ़ने से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। उस बढ़ी हुई परचेजिंग पावर के कारण मेरा कंजम्पशन बढ़ सकता है। that is the rise in income will lead to a rise in demand for the commodity, and a fall in income will lead to fall in demand for a commodity। कि वही मेरी इनकम 50,000 है, अब वो इनकम गिर के हो जाती है लेट से 25,000। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पैसे बचाऊंगा, रेदर देन कंजम्पशन में सेविंग का सोचूंगा। हेंस मैं अपनी ओवरऑल कंजम्पशन, अपनी डिमांड को कम कर दूंगा। नाउ अगला फैक्टर जो हमने पढ़ा था, दैट इज प्राइस ऑफ गुड्स। अब मल्टीपल गुड्स भी
किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड वो है जो एक दूसरे की जगह यूज किए जा सके। तो टी एंड कॉफी की, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं और टी के प्राइस उतने ही है, तो मुझे टी सस्ती लगेगी। चाय मुझे लगेगा कि कॉफी के कंपैरिजन में सस्ती है, तो मैं चाय पे शिफ्ट हो जाऊंगा। वहीं अगर चाय के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाए और चाय महंगी हो जाए, तो मुझे लगेगा कि अब कॉफी सस्ती है, तो अब मैं कॉफी पे शिफ्ट हो जाता हूँ। दैट इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट good becomes cheaper, the quantity demanded of the good will fall। कि जैसे जैसे चाय सस्ती हो रही है, वैसे वैसे लोग कॉफी से चाय पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिसके कारण कॉफी की डिमांड गिर रही है। दैट हैज बिन गिवन हियर। इसका ठीक अलग चीज होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम रिलेशनशिप पढ़ के आए थे। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में मेरी रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स। कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ, लेट्स से, टी इंक्रीज होती है, उस वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी क्या होगा? ओ माय मिस्टेक, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। तो ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप की, जैसे जैसे एक कमोडिटी के, एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, उसकी अपोजिट कमोडिटी का, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है। तो इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज योर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो गुड्स साथ में आप कंज्यूम करते हो, जैसे कि हम मान लेते हैं आपने कार खरीदी, कार एंड फ्यूल की, जैसे जैसे अगर आपने कार खरीदी है, वो कार सपोज पेट्रोल पे चल रही है और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या आप प्रेफर करोगे उस कार में ट्रेवल करना या पेट्रोल कार लेना? नहीं, उस केस में आप शिफ्ट हो जाओगे। क्यों? आपको आज कार खरीदनी है, आपको पता है मेरे पास दो ऑप्शन है, पेट्रोल कार, डीजल कार, ईवीज। अब जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी फ्यूचर सेविंग्स बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी द कॉस्ट फॉर कार रिमेन सेम, कि एक कार मुझे पेट्रोल की 20 लाख की मिल रही थी मार्केट में, वो आज भी 20 लाख की है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, वो 80, 100, 120 रुपीज तक के जा रहा है। तो जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, उसके कारण मेरी रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इसलिए अब मैं पेट्रोल कार की जगह शिफ्ट हो जाऊंगा टू इधर अ डीजल कार और टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। दैट इज द प्राइस ऑफ अ complementary good, which means that the change in the price of a commodity, one would affect the demand of another. For example, car and fuel. If the price of a fuel rises, then the demand for car will fall. उसके अलावा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि कई बार आपकी डिमांड डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, कि आप जो गुड या कमोडिटी खरीद रहे हो, वो कमोडिटी का नेचर कैसा है। जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है, तो उस केस में आपकी डिमांड रिलेटिवली प्राइस इन इन इलास्टिक हो जाती है। कि आपको पता है कि जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांड गिरनी चाहिए, पर अभी आपको बुखार है, आपको डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है, तो उस केस में आप महंगी दवाई, सस्ती दवाई नहीं देखते, आपको तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आप मार्केट में जाते हो, आप मेडिकल स्टोर से वो दवाई खरीदते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। ये हो सकता है कि पहले पैरासिटामोल 2 रुपए की मिल रही थी, आज 6 रुपए की मिल रही हो। तो आप अपनी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं करोगे। ये नहीं कहोगे कि आप, डॉक्टर ने आपको 10 टैबलेट्स का डोजेज दिया है 5 दिन के लिए, तो आप उसको 8 दिन ही ले लो, 8 टैबलेट्स ही ले लो 4 दिन के लिए। आप ये काम नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट से भी आपकी डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है। वहीं पे अगर वो कोई लग्जरी गुड होता, कि मान लीजिए आपको कोई ज्वेलरी खरीदनी है, so jewelry is not a necessary item, it's a luxury item, it's a status symbol। तो उस केस में अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता, तो हो सकता था कि आप अपनी परचेस को एक बार पोस्टपोन कर देते। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी चीजें डिपेंड डिपेंड करती है। ऑल्दो ज्वेलरी वुड बी अ लिटिल रॉन्ग एग्जांपल, लेट्स टेक एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लेट्स सी यू वांटेड टू बाय अ लैपटॉप। अगर वो लैपटॉप आप आज नहीं खरीदते, तो आप अपनी, और उसके प्राइस बढ़ देते, तो आप अपनी जो परचेज है उसको पोस्टपोन करते, रेदर देन इन केस ऑफ मेडिसिन और जो नेसेसिटी है, क्या आइटम्स है, वो तो आप खरीदेंगे। दैट इज गिवन हियर दैट इफ अ कमोडिटी इज सेटिस्फाइंग नेसेसिटी, देन इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, कि उसका यूज अनअवॉइडेबल है, देन द डिमांड विल
continue to be the same irrespective of corresponding prices. For example, medicines to control blood pressure. नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन से डिमांड का क्या अंतर पड़ता है? सिंपल सी चीज है, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा खाने वाले हैं, उतने ज्यादा, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं द मोर पॉपुलेशन यू हैव इट मींस द मोर माउथ्स यू हैव टू फीड। अब उन लोगों की अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग डिमांड हो सकती है। जैसे बच्चों को एजुकेशनल आइटम, हेल्थ केयर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, वहीं पे यंगस्टर्स को मोर गैजेट्स, गिज्मोस, क्लोथ्स और फैशन एक्सेसरीज की जरूरत हो सकती है। वहीं पे आप थोड़े और एडल्ट हो जाए तो जो वर्किंग क्लास पे लोग हैं उनको बिजनेस लैपटॉप्स, बिजनेस सूट्स, ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस पर्पजेस, उनकी नीड वहाँ चेंज होती जाती है। तो जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों की नीड ज्यादा है, उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आज इंडिया की जीडीपी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या गवर्नमेंट के प्लान्स है या नहीं है, एक सर्टन रेट पे इंडिया का जीडीपी हमेशा ग्रो करेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ बहुत इकोनॉमिक बूम है या बहुत इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज डल रही है या बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। तो जब हमारी जनसंख्या ज्यादा होती है तो हमारे लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं, जिसके कारण नेचुरली हमारी जीडीपी बढ़ती है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए आप एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखेंगे कि आपको हर साल दिखेगा कि द जीडीपी ऑफ इंडिया इज राइजिंग, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो इंक्रीज क्यों है जीडीपी में? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ये कहता है कि अगर मुझे लग रहा है कि कल को कोई कमोडिटी आगे जाके महंगी होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? एज अ रैशनल कंज्यूमर मैं उस कमोडिटी को आज ही खरीद लूंगा। मुझे पता है कि ये पानी की बोतल आज 10 रुपए की आती है, मुझे लग रहा है कि कल जाके ये सेम बोतल समर्स में 20 रुपए की हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? आज ही इस बोतल को 10 रुपए के रेट पे खरीद लूंगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। या वहीं पे मुझे उल्टा लग रहा है कि मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जो मार्केट में आज 100 रुपए की बिक रही है, लेकिन सीजन जाने के बाद लेट से 1 मंथ डाउन द लाइन इसके प्राइसेस गिरेगी और ये मार्केट में 80 रुपीज की मिलने लग जाएगी। तो 100 की चीज अगर ऑन फ्यूचर मुझे लग रहा है 80 की मिलेगी, तो मैं अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दूंगा कि जब 80 पे प्राइस ड्रॉप होगा तब मैं उसे खरीदूंगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। दैट इज इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट द प्राइस to fall in future, he will buy less in the present time at prevailing prices, and similarly vice versa, if he expects that the prices will rise in future, then he will buy more at the present prevailing prices. अब अगली चीज आती है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का खेल क्या है कि एडवर्टीजमेंट जो है आपकी सेल्स बूस्ट कर सकता है, प्रमोशनल स्कीम्स हो सकती है जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 20% डिस्काउंट, इफेक्टिव सेल्समैनशिप to change the preference of consumer and leads to demand for many product, example cosmetic toothbrush। अब एडवर्टीजमेंट के एग्जांपल्स आप देख लीजिए कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक का क्या काम है? बट सिमिलरली वो आपको एडवर्टाइज किया गया है कि अगर आपके टूथपेस्ट में नमक है दैट विल बी अ बेटर प्रोडक्ट। तो आपने कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर दिया वहीं पे। सिमिलरली आप हर टूथपेस्ट के ब्रांड के एड में देखो, 10 में से 9 डॉक्टर्स का सुझाया हुआ, दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज रिकमेंडेड बाय 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट पे क्रेडिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो कि डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं, हेंस ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। हेंस आप एक अजम्पशन बना रहे हो उस प्रोडक्ट की के बारे में कि दैट प्रोडक्ट इज अ बेटर प्रोडक्ट, हेंस इन ऑर्डर टू बूस्ट योर सेल्स। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत से प्रोडक्ट्स के सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो उस एंडोर्समेंट का पर्पज ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को एक सेलिब्रिटी के साथ एंडोर्स कर रहे हो ताकि लोग उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का टेस्ट हैबिट और फैशन भी इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को फॉर अ कमोडिटी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि टेस्ट हैबिट एंड फैशन का, कि अगर आप पोस्ट लॉकडाउन प्री लॉकडाउन देखें, दैट इज ईयर 2018 2019, तो उस टाइम पे कपड़ों का जो फैशन था वो फिटेड क्लोथिंग का फैशन था कि आपको जो भी कपड़े आप ले रहे हो आप वो टेलर मेड कपड़े लो, वो आपकी बॉडी पे फिट हो, ज्यादा लूज ना हो, ज्यादा ढीले ना हो। स्किनी जीन्स यूज टू बी अ फैशन ट्रेंड बैक इन 2018 2019। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में लोग घर पे रहे,
लॉकडाउन के बाद से एक सेकंड फैशन ट्रेंड आया ओवर साइज क्लोथिंग का, कि आप लूज बैगी पुराने कपड़े भी पहनने में लोगों को शर्म नहीं आ रही है, बिकॉज दैट इज अ स्टाइल स्टेटमेंट। कि पहले हो सकता था 2018-19 में आप ओवर साइज क्लोथ पहन के घूमते तो लोग आपको देख के हंसते, बट 2022 23 24 में इट बिकेम अ फैशन ट्रेंड, सो एवरीवन स्टार्टेड बाइंग मोर ऑफ लूज ओवर साइज क्लोथ्स। तो जैसे ही आपकी कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस या हैबिट चेंज होता है, वैसे ही आपकी डिमांड भी चेंज होती है। कि ओवर साइज क्लोथिंग की पोस्ट लॉकडाउन डिमांड कम रही हो, पर वो प्री लॉकडाउन डिमांड कम रही हो, बट पोस्ट लॉकडाउन उसकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब टैक्सेशन किसी भी कमोडिटी पे कैसे असर डालता है? कि एक कमोडिटी है, मान लीजिए 100 रुपए की, इस पे टैक्स लगता है 20 रुपए का। तो जैसे ही इस पे टैक्स 20 का लगता है, ये 120 की हो जाती है। यानी टैक्स के कारण इस कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड गिर जाएगी। उसी का अपोजिट ले लीजिए, सेम कमोडिटी है 10 रुपीज की, अब इस पे हमने टैक्स घटा के कर दिया है, मान लीजिए 5 रुपए। तो जैसे ही टैक्स कम हुआ, इस कमोडिटी का प्राइस भी कम होके कितना हो जाएगा? 105। और जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। हेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर अ गुड एंड सर्विस। जैसे कि आज की डेट पे इंडिया में टेस्ला या कोई फॉरेन ब्रांड की कार इंडिया में आ रही है मैन्युफैक्चर होके, तो ज्यादातर लोग उसको खरीदते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो 20-30 लाख रुपए, और उस पर गवर्नमेंट 100% इम्पोर्ट ड्यूटी 100% टैक्स लगा के उसकी कॉस्ट आपके लिए 60-70 लाख रुपए कर रही है। तो आप 30 लाख कार के दे रहे हैं, 30 लाख टैक्स के दे रहे हैं, तो उस केस में लोग रिलेक्टेंट रहेंगे उस गुड को बाय करने के लिए, तो इसलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं। वहीं पे हो सकता है कोई इंडियन गुड हो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का, उसकी गुड की प्राइस हो अगेन 30 लाख रुपीज, उस पे टैक्स कम हो 10 लेट से 10 लाख रुपीज, तो आप 40 लाख रुपीज में सेम क्वालिटी का इंडियन प्रोडक्ट परचेस करना चाहेंगे, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसपे ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस लगे? ऑब्वियसली जो सस्ता है। तो इस केस में आप टैक्स के थ्रू भी डिमांड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर कुछ अदर फैक्टर्स है, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन। सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं एसीज का, कि अगर आप नागपुर में, नागपुर गोज एज हाई एज 40 डिग्रीज, या अगर कोई समर्स में नागपुर में रहा है तो दे नो कि लिटरली योर स्किन विल स्टार्ट मेल्टिंग, इतनी गर्मी होती है। तो नागपुर में क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि गर्म है, कि थ्रू आउट एवरी सीजन वहां एसीज की सेल रहेगी, कूलर्स की सेल रहेगी, फैंस की सेल रहेगी। वहीं पे आप थोड़े दूसरे एरियाज में जाइए, जैसे कि यू कुड मूव ऑन टू नासिक साइड, तो वहां पे इतनी कंपैरेटिवली गर्मी नहीं रहती है, तो हो सकता है कि वहां एसीज की सेल इतनी ज्यादा ना हो। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण आपकी गुड्स की डिमांड चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये हो सकता है कि पहले आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नई टेक्नोलॉजी जो है वो कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट दे पा रही है, तो जो पुराना गुड है उसकी डिमांड आपके लिए अपने आप कम हो जाएगी। एग्जाम्पल इज पेट्रोल व्हीकल्स एंड ईवी। अब लोग ईवी खरीद रहे हैं, ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं शहरों में। क्यों? क्योंकि ईवी कॉस्ट इफेक्टिव उन्हें ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, उससे भी उसकी सेल पे डिफेंड असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाहती है अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, तो इनके प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स पे कम टैक्स लगाए या इन्हें ज्यादा प्रमोट करे। वहीं पे गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होती है, जैसे टबैको प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल, कि इन्हें प्रोडक्ट नहीं चाहती कि ये प्रोडक्ट्स बिके, तो उस केस में गवर्नमेंट हैविली टैक्स करे अल्कोहल पे, हैविली टैक्स लगाए सिगरेट्स पे। जैसे कि वंस 2-3 years बैक देयर वाज अ न्यूज कि सिगरेट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर रफली 14 और समथिंग 20% टैक्स इंक्रीज किया था, उस ताकि लोगों का कंजम्पशन कम हो उस चीज का। सिमिलरली महाराष्ट्र में अभी अल्कोहल के प्राइसेस ऑलमोस्ट 1 और 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों है? ताकि गवर्नमेंट डिमोटिवेट कर रही है लोगों को कि आप अल्कोहल कंजम्पशन कम करें। तो गवर्नमेंट पॉलिसी से भी अंतर आ सकता है कि कौन सा गुड आप प्रमोट कर रहे हो और कौन से को आप डिक्रीज करना चाह रहे हो कंजम्पशन में। नेक्स्ट इज कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, की कई गुड्स आप कस्टम्स और आउट ऑफ ट्रेडिशन भी खरीदते हो। जैसे कि आपने देखा होगा धनतेरस, दिवाली,
होली, ये जब फेस्टिव सीजन आते हैं उस टाइम पे ऑटोमोबाइल की सेल बढ़ जाती है। उस टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं कि धनतेरस है तो कोई ना कोई ज्वेलरी शॉप पे जाएगा और कुछ ना कुछ में भी, अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं तो आप सिल्वर कॉइन ले आएंगे, या आप कोई भी पैसे जमा करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो लेके ही आते हैं। तो आउट ऑफ ट्रेडिशन या आउट ऑफ कस्टम भी कई बार आपकी डिमांड इफेक्ट होती है। नाउ अब हम आ रहे हैं ऑन लॉ ऑफ डिमांड पे। हाँ जी, तो अब लॉ ऑफ डिमांड, अब ये तो जो भी यहाँ दिया है हम ऑलरेडी पूरा पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ से अब एक रिफ्रेशर के लिए सारी चीजें कंपाइल करके दी गई है। तो लेट अस स्टार्ट विद लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर व्हिच इज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। अब ये इस बुक में लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता था? लॉ ऑफ डिमांड बताता था रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड। अब जैसे कि हम पढ़ के आए थे कि हम किसी भी स्टेटमेंट को, लॉ को तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला टेक्स्ट, तो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने कहा, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, दैट इज सेटस पेरेवियस, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि आपने एक फंक्शनल रिलेशनशिप बना दिया है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी के बीच में। सिंपल। नाउ इन अदर वर्ड्स द फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड गिरती है, एंड वाइसा वर्सा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी क्या कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। उसी चीज को यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है, वेयर डी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है? डिमांड। एक्स, एक्स इज अ कमोडिटी, तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ पी, यानी कि प्राइस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की, किसी चीज कमोडिटी का डिमांड इज अ function of price of that commodity. That means that demand of a commodity will depend on the price of that particular commodity. नाउ यहाँ पे वही चीज है, अजम्पशन, कि हम बेसिकली अज्यूम करके चलते हैं कि सारी चीजें कांस्टेंट रहे। कौन सी सारी चीजें? ये सारी चीजें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, जो हम प्राइस, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, पॉपुलेशन, नेचर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये सब जो हम अभी देख के आए हैं सेम फैक्टर्स। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये चीज हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। तो ये क्या अज्यूम करके चलता है कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा कब? जब ये सारी चीजें कांस्टेंट है, कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, हेंस इसकी परचेजिंग पावर कांस्टेंट है। नेक्स्ट इसकी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आया, ना पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है। इसके कारण अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती तो अपने आप भले ही प्राइस बढ़ता, पर क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो उसका कोई काउंटर इफेक्ट नहीं आ रहा है। उस केस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा कि देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, एनी चेंज इन साइज और कंपोजिशन ऑफ a population in a country remains unchanged. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट की, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस भी अनचेंज रहेंगे। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड विल रिमेन अनचेंज। सब्सटीट्यूट गुड कौन सा? जो एक की जगह दूसरा यूज किया जा सके, टी कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन से? जो साथ में यूज किए जा सके, जैसे कि कार एंड फ्यूल। नेक्स्ट इज नो एक्सपेक्टेशन की कंज्यूमर को फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होगी, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर कंज्यूमर को लगता कि प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ते तो अपनी परचेज को प्रीपोन कर लेता, और अगर उसको लगता कि प्राइजेस फ्यूचर में गिरेगे तो अपनी परचेज को पोस्टपोन कर लेता। तो ऐसा कोई उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। नेक्स्ट इज नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट, की कंज्यूमर के चेंज प्रेफरेंस और हैबिट, इन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी वैसी है कि टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे एक डिमांड स्केड्यूल दिया गया है आपको। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है एट प्राइस ऑफ 50 इज 1 यूनिट, एट 40 इज 2 यूनिट, 30 इज 3 यूनिट, एंड सो ऑन। और उसी चीज को उन्होंने यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दे दिया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने ये तो देखा कि जैसे जैसे, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हमने ये पढ़ा
कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड गिरेगी, इसलिए वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप होगा। उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा डिमांड कर्व है। अब लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कहता है उल्टा, कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड क्या होगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि डिमांड गिरेगी, उसका एक्सेप्शन है यानी उसका उल्टा होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। तो एक्सेप्शन के केस में क्या होगा कि जैसे आपने प्राइस बढ़ाया वैसे डिमांड बढ़ गई। इस केस में जो आपका डिमांड कब होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्या? ऐसा द आंसर इज नो। इस केस में डिमांड का उल्टा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, और क्वांटिटी डिमांड हम इस एक्सिस पर शो करते हैं। तो जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है। तो अब हम देखना चालू करते हैं एक्सेप्शन। हेंस यहाँ पे जो आप कर्व देखेंगे फॉर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, उन प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड कर्व बनता है ये अपवर्ड स्लोपिंग बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इन एक्सेप्शंस को देखना शुरू करते हैं। एक्सेप्शंस आर सर्टेन केसेस where consumer will buy more of a commodity as its price rises and buy less of a commodity when price fall। और इसका जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब ये कौन कौन सी कमोडिटीज होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होता है? गिफिन गुड्स होता है, इसे याद करने का एक सिंपल तरीका आप रख लीजिए, क्योंकि आप गिफिन गुड्स पढ़ेंगे और वेबलिन गुड्स पढ़ेंगे। तो जी से आप याद रखिए गंदी क्वालिटी के गुड्स, तो उससे आपको हो सकता है मेमोरी में ज्यादा अच्छे से याद रहे। गिफिन गुड्स यानी गंदी क्वालिटी के गुड्स। गिफिन पैराडॉक्स कहता है कि इंफीरियर गुड्स, की कई गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो लो क्वालिटी के हो, इंफीरियर गुड्स हो, आर दोज गुड्स हुज डिमांड डू नॉट राइज इफ देयर प्राइस फॉल। कि कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो आप खरीद ही इसलिए रहे हो क्योंकि वो आपके बजट से के अंदर है, कि आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है, कम क्वालिटी की गुड है, सस्ता गुड है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, आप कोई चाइनीज मेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लाते हैं तो वो ऑलरेडी सस्ता है, आपको पता है वो चाइनीज प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी खराब है, पर आप फिर भी खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका बजट नहीं है उतना। तो भले ही उस इंफीरियर गुड का प्राइस और गिर जाए तो क्या आप अपनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ाओगे? नहीं, आप जानबूझ के इंफीरियर गुड तो और खरीदोगे नहीं। तो उसी चीज को यहाँ नाम दे देता है गिफेंस पैराडॉक्स का, कि इंफीरियर गुड और द quality goods of those goods whose demand does not rise even if the price falls at time the demand decreases when the price of such commodity falls। Next is Sir Robert Giffen observed this behavior in England in the relation of bread। कि इंग्लैंड में क्या हो रहा था कि लोग ब्रेड खाते थे। अब उनको समझ में आया कि ब्रेड का अगर प्राइस गिर रहा है, कि मान लीजिए एक लोफ ऑफ ब्रेड आ रहा है फॉर से 100 रुपीज, कल को ये लोफ ऑफ ब्रेड का प्राइस गिर के हो जाता है 50 रुपीज, तो मेरे पास एक्सेस 50 रुपीज बचा है। तो इससे क्या मैं ये इंफीरियर गुड ये ब्रेड वापस खरीदूंगा क्या? नहीं, मैं इस बचे हुए 50 रुपीज से एक सुपीरियर गुड या नॉर्मल गुड की ओर मूव कर जाऊंगा, दैट इज मीट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग, जैसे जैसे ब्रेड का प्राइस गिरता गया लोग मीट की ओर शिफ्ट होते गए। इसी फिनोमिना को सर रॉबर्ट गिफिन ने गिफिन गुड्स के नाम से दिया है। सेम चीज यहाँ पे दी गई है। ही नोटेड दैट पीपल डिड नॉट बाय मोर ऑफ ब्रेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन देयर रियल इनकम, द परचेजिंग पावर, hence they prefer to buy superior goods like meat। this is known as the Giffen paradox। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज गुड। गिफिन गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो गंदी क्वालिटी के हैं, इंफीरियर गुड्स। प्रेस्टीज गुड, प्रेस्टीज गुड्स कौन से हो सकते हैं? इन्हें हम वेबलिंग गुड्स भी कहते हैं कई बार। प्रेस्टीज गुड्स होते हैं वो गुड्स जो आपके सोसाइटी में एक स्टेटस सिग्नलिंग का काम करते हैं। जैसे कि अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहन के घूमे, आप डायमंड्स पहन के घूमे, या कोई भी ऐसा महंगा गुड जिसे देख के लोगों को लगे कि हाँ आप एक वेल टू डू पोजिशन पे है सोसाइटी में, उन्हें हम प्रेस्टीज गुड कहते हैं। तो प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या होता है कि प्रेस्टीज गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। लोग ये समझते हैं कि अगर मैं आज ये गुड खरीद रहा हूं, इसका प्राइस बढ़ा है, तो फ्यूचर में और बढ़ेगा। यही सोच के लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। क्यों? क्योंकि दे आर वन स्टेटस सिंबल।
तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्टेड रहता है। दूसरा, कंज्यूमर को एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसकी वैल्यू आगे और बढ़ती जाएगी, एज की सीन इन द केस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड सो ऑन। हेंस की प्राइस बढ़ा तो लोग और खरीदेंगे। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन, कि जहां पे कंज्यूमर खुद सोच के बैठा है कि इस कमोडिटी की प्राइसेस इन फ्यूचर बढ़ेगी या कम होगी। अगर मुझे लग रहा है कि आज की एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका प्राइस ऑन फ्यूचर बढ़ेगा, तो मैं अपनी परचेस को प्रीपोन कर लूंगा, उससे मैं आज खरीद लूंगा। वहीं वो कंज्यूमर है, उसे लग रहा है कि उस पर्टिकुलर गुड का आगे जाके फ्यूचर में प्राइस हो सकता है गिरे, तो मैं आज की जो अपनी कंजम्पशन है उसको पोस्टपोन करूंगा। मैं सोचूंगा कि कल मैं ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लूंगा, बजाय आज मैं महंगी में खरीदूं। तो दैट इज स्पेक्यूलेशन, कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू वेयर पीपल एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू राइज इन फर्दर फ्यूचर। तो एक्सपेक्टेड डिमांड एंटिसिपेटेड राइज इन प्राइस को कॉन्ट्रासेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ ऑयल एंड शुगर टेंड टू राइज बिफोर दिवाली, कि दिवाली है तो पता है लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाता है, लोग ज्यादा शुगर कंज्यूम करेंगे, ज्यादा ऑयल कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कन्फेक्ट लेट्स से स्वीट्स और चूड़ा नाश्ता, ये सारी चीजें लोग खाने की चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऑयल और शुगर के प्राइसेस नेचुरली बढ़ेंगे। सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर ऑफ शुगर एंड ऑयल इवन एट अ हायर प्राइस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दिवाली के पहले अगर मुझे ऑयल और शुगर महंगा मिल रहा है तो भी खरीद लो, क्योंकि दिवाली आने पे ये और महंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्राइस इल्यूशन। कई बार क्या होता है कि एक कंज्यूमर है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक इल्यूजन रहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, लेट से आपको दो शर्ट्स मैं बेच रहा हूँ, एक शर्ट है रोड साइड ठेले पे मिल रही है 100 रुपए की, एक शर्ट है सेम शर्ट है एक मॉल में मिल रही है 200 रुपए की। तो आप, और मैं आपको सामने से बता रहा हूँ दैट दी शर्ट इज डिट्टो सेम जो आपको रोड साइड पे मिल रही है, वहीं उसी रोड साइड ठेले वाली के पीछे एक मॉल है, उस मॉल में वही शर्ट आपको 200 रुपीज की मिल रही है, डबल द प्राइस, और प्रोडक्ट सेम। पर फिर भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार ठेले वाले के पास मिल रहा है मतलब इसमें कुछ तो डिफेक्ट है, वहीं पे अंदर मॉल में मिल रहा है यानी कुछ ना कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। तो कई बार कंज्यूमर के माइंड में एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन रहता है कि कोई प्रोडक्ट अगर महंगा है तो अच्छा होगा, नीड नॉट नेसेसरी, बट ये हमारी सोच है। इसी को हम नाम देते हैं प्राइस इल्यूजन का, वेयर द कंज्यूमर इज एन इल्यूजन दैट द प्राइजेस टेंड टू रिफ्लेक्ट बेटर क्वालिटी, यानी कि ब्रांडेड और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हो, जो जरूरी नहीं होता है, स्पेशली इन केस ऑफ क्लोथ्स। की कई बार आप मॉल्स में जाएंगे, आप शर्ट्स को देखेंगे, टी शर्ट्स को देखेंगे, तो दे आर प्राइस लाइक से 3000 4000 5000 रुपीज, पर जब आप उसको टच एंड फील करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार सेम क्वालिटी का कपड़ा तो मुझे अपने लोकल जो भी आपका वेंडर है, क्लोथ स्टोर है जहाँ से आप कपड़े लेते हैं, उसके हाफ या वन थर्ड प्राइस पे मिल सकता है। तो नॉन नीड नॉट नेसेसरी प्राइस विल रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस का एक एग्जांपल दूं मैं आपको पर्सनली, तो सब्जी लेना, जैसे मुझे सब्जी लेना बहुत ऐसा आलस भरा काम लगता है, तो मैं सब्जी लेने नहीं जाता हूँ। किसी दिन मुझे कहा कि सब्जी लेके आओ, मैं मार्केट में गया, मैंने लेट से मुझे 1 किलो पटेटोज बाय करने थे, कि 1 किलो आलू कितने के हैं। मैं मार्केट में गया, मैंने आलू लिए, मैं घर आ गया, मैंने पूछा आलू कितने के थे, तो घर पे मुझसे पूछा कि आलू कितने के लाए हो। आई सेड ₹60। और फिर उसके बाद मुझे डांट पड़ी। क्यों? क्योंकि मार्केट में आलू का रेट चल रहा था 40 रुपीज, मैं लेके आया हूँ 60 रुपीज में। क्यों? बिकॉज आई वॉज इग्नोरेंट, कि मैंने बाकी दुकानों में प्राइस पूछा ही नहीं किया है। मैं गया, जो फर्स्ट मुझे दुकान मिली मैंने वहां से प्रोडक्ट उठाया और मैं लेके आ गया। मैंने मार्केट में सर्वे ही नहीं किया कि प्रिवेलिंग प्राइसेस क्या है। उसी को कहते हैं इग्नोरेंस, कि ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी इवन एट हायर प्राइसेस। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन अदर प्लेसेस। नेक्स्ट इज हैबिट्स ऑफ अ गुड, कि कई बार कुछ गुड ऐसे होते हैं जिनकी आपको हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे चाय कॉफी, जो चाय पी रहा है वो रोज सुबह उठ के चाय पी रहा है, जो कॉफी पी रहा है वो कॉफी पी रहा है। जैसे मैं दिन में 2 बार लेट से चाय पीता हूँ, तो चाय के प्राइसेस 10 रुपए रहे तो भी मेरा कंजम्पशन 2 यूनिट्स का रहेगा। वही चाय की कॉस्ट बढ़ के 12 रुपए हो गई, 15 रुपए हो गई, 20 रुपए हो गई। आई नीड 2 कप्स ऑफ टी, सो आई विल बाय 2 कप्स ऑफ टी irrespective ऑफ द प्राइस राइज। क्यों? क्योंकि वो मेरी हैबिट का हिस्सा है। इसी चीज को हम कहते हैं कि वेयर सर्टेन गुड्स लाइक टी, द परचेजेस ऑफ द क्वांटिटी विल रिमेन सेम, कि भले ही प्राइस हाई हो जाए पर उसकी डिमांड नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का वैसा टेस्ट प्रेफरेंस या उसकी हैबिट डेवलप हो चुकी है उस गुड को कंज्यूम करने का।
नेक्स्ट इज वेरिएशन इन डिमांड, कि अब डिमांड में अंतर आ सकता है। हाँ जी, तो हम अपना लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। अब ये बेसिकली ये बात कर रहा है कि हमने देखा कि डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है एक कमोडिटी की। तो मुझे समझ में आया मोटा मोटा दो चीजें हैं जिनसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट होता है। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का खुद का प्राइस क्या है, उससे उस कमोडिटी की डिमांड या तो बढ़ेगी या कम होगी। इसी चीज को मैं नाम दे देता हूं ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कि अगर कोई कमोडिटी है, उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ये कमोडिटी है, उसका प्राइस कम हुआ, तो उसके कारण इसका क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखो, क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q2 पे जा रहा है, जब प्राइस P से P1 पे गिर रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। यहाँ पे मूवमेंट आपको क्वांटिटी के एक्सेस पे देखना है, एक्स एक्सेस पे देखना है कि एक्स एक्सेस पे अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, यानी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, यानी कि हमारा कर्व क्या हुआ, एक्सपांड। क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड फैली, उसी फैलने को हम नाम दे रहे हैं एक्सपेंशन का। क्यों? तो हमारा डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा है, कि जैसी प्राइस पी है और क्वांटिटी क्यू है, तो हमारा डिमांड कर्व में हम कहाँ पे खड़े हैं, ए पे। वहीं पे प्राइस पी वन हो जा रहा है, प्राइस गिर के पी वन हुआ, तो क्वांटिटी गिर के क्यू वन हुई, तो हम पहुंच गए पॉइंट बी पे। तो ये जो हम शिफ्ट हुआ है डिमांड का, सॉरी रेदर जो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव हुए हैं डिमांड कर्व पे, तो ये जो मूवमेंट है इसे मैं एक्सपेंशन का नाम दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको क्या एक सिंपल सी चीज बताई, पहली चीज कि जब भी कोई क्वांटिटी है, कोई भी कमोडिटी है, उसकी क्वांटिटी डिमांड दो चीजों से इफेक्ट हो सकती है। पहला है उसके प्राइस के कारण, तो जब प्राइस के कारण हो रहा है, तो उसे मैं नाम दे रहा हूँ एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। कि किसी कमोडिटी है, उसका प्राइस में चेंज आया, प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आया, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बढ़े, तो उसे मैं नाम देता हूं एक्सपेंशन का। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू द राइज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन। उसी का अपोजिट, कि अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसका लेट से आप क्वांटिटी है क्यू, प्राइस है पी, आप यहाँ पे खड़े हो डिमांड कर्व पे ए पे, वहीं पे इसका प्राइस बढ़ जाता है। अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस हो गया P2। तो P2 होने पे आपकी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली कम होगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, आप Q से Q2 पे मूव कर रहे हो, जिसके कारण आप एट प्राइस 2 क्यू ट्यूब पे आके आप पॉइंट बी पे जा रहे हो, यानी आपका डिमांड कर्व ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो गया, आपका डिमांड कर्व अब अंदर की ओर मूव हुआ। आप यहाँ ओरिजिन देखो और क्वांटिटी डिमांडेड देखो। पहले केस में क्या था, यहाँ ओरिजिन था, यहाँ क्वांटिटी डिमांड था, ये आपका डिमांड था, अब आप डिमांड आगे की ओर मूव हुआ था, यानी आपका डिमांड एक्सपांड हुआ था। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड कहाँ है, ये है क्यू। अब आपकी नई क्वांटिटी डिमांड कहाँ है, ये Q2 पे। क्यों आई, क्योंकि प्राइस आपका बढ़ गया है, तो जो आपका पहले ओरिजिनल डिमांड इतना था, वो घट के इतना बचा, तो उसे हम नाम दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड बढ़े, दैट इज एक्सपेंशन, या उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलोन। यहाँ पे ये लास्ट शब्द जरूर याद रखिए, कि जब भी किसी कमोडिटी का, या तो इस केस में एक्सपेंशन में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या हो रहा है भाई, पेन पे शिफ्ट कर लेते हैं। एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलोन। उसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन के केस में हमारा ग्राफ कहाँ मूव होगा, हम ए बी, हम ओरिजिन से यहाँ पे एक क्वांटिटी है, यहाँ मुझे ओरिजिन से बाहर की ओर मूव करना है, जब मैं ए से बी की ओर मूव करूंगा दैट इज एक्सपेंशन। वहीं पे उल्टा, ए बी, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, ओरिजिन, मुझे ओरिजिन की ओर अंदर मूव करना है, तो मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच और मूव करूंगा, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी मूवमेंट हो अलोंग द डिमांड कर्व, की डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रहा है,
उसे मैं नाम देता हूँ एज एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का। और ये मूवमेंट या तो अपवर्ड हो सकता है डिमांड कर्व में, अगर डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट है तो मैं उसे नाम देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन का। वहीं अगर जो मूवमेंट है वो डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट है तो मैं उसे नाम देता हूँ एज एक्सपेंशन का। और ये क्यों हो रहा है? प्राइस के कारण हो रहा है। नेक्स्ट चीज कि सर ये तो हम समझे कि प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांड पे असर पड़ता है, पर ये ढेर सारे हमने फैक्टर्स पढ़े थे, कंज्यूमर टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। इन फैक्टर्स के कारण भी तो डिमांड पे असर पड़ता होगा, राइट? तो जब भी किसी और चीज के कारण अदर देन प्राइस ऑफ गुड, ये किसी कोई गुड है उस पे अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, उस गुड की क्वांटिटी डिमांड जो है या तो बढ़ रही है या घट रही है, तो उस चीज को मैं नाम देता हूं एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व का। क्या? एक बार फिर से रिपीट करिए कि अगर कोई कमोडिटी है, उसकी डिमांड बढ़ी या डिमांड कम हुई, लेकिन उसके खुद के प्राइस के कारण नहीं, किसी और अदर फैक्टर के कारण, तो उस चीज को मैं नाम दे रहा हूं शिफ्ट इन डिमांड कर्व का। अब शिफ्ट इन डिमांड हमने देखा कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस ऑन द डिमांड कर्व इटसेल्फ, कि डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होगा। वहीं पे शिफ्ट के केस में क्या होगा? शिफ्ट के केस में आपको पता है कि ये डिमांड कर्व है, अब इसके प्राइजेस कांस्टेंट है, तो मैं ये जो प्राइस वाला कॉलम है इसको तो मूव नहीं कर सकता। क्वांटिटी डिमांड जरूर चेंज होगी, तो मेरे क्वांटिटी डिमांड्स यहाँ कहीं आएंगे। लेट से ये मेरे क्वांटिटी डिमांड्स चेंज हो गए, लेकिन प्राइजेस चेंज नहीं हो गए, तो मेरा जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। अगर आप देखें कि लेट से ये मेरा डिमांड कर्व है, मेरे पास यूनिट्स है लेट से एट प्राइस 2, 4, 6 एंड 8। तो मुझे पता है 2, 6, 4 और 8 के लिए मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब लेट से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है 2, 4, 6 एंड 8। तो मेरा जो पहला डिमांड कर्व बनता है, लेट से मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्टेब्लिश कर रहा हूँ एट 2, नेक्स्ट इज एट 6, नेक्स्ट इज एट 4, और यहाँ पे ये मेरा एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। हाँ, अब मैं प्राइजेस को चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये जो है ये है मेरे प्राइजेस, और यहाँ पे है मेरा क्वांटिटी डिमांड। अब मुझे प्राइजेस को चेंज नहीं करना। अब मेरी क्वांटिटी डिमांड पे असर आ रहा है, लेट से कि मेरी क्वांटिटी डिमांड अब बढ़ रही है एट द प्राइजेस रिमेनिंग कांस्टेंट। पहले 8 रुपए पे मैं 2 यूनिट डिमांड कर रहा था, अब सेम 8 रुपए पे मैं 4 यूनिट डिमांड कर रहा हूँ। सिमिलरली एट 6 यूनिट, सिमिलरली एट 4 रुपी, सिमिलरली एट 2 रुपी एंड सो ऑन। तो ये जो मेरे नए पॉइंट्स आए जहां पे मेरी प्राइस तो अभी भी सेम है, यहाँ पे प्राइस तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड आप देखोगे क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया है। तो इस केस में जो मेरी न्यू लाइन आती है, उस केस में इस केस में जो मेरी न्यू लाइन आ रही है, उसे मैं क्या नाम दूंगा? इसे मैं नाम दूंगा एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि ऑल्दो मेरा प्राइस सेम है, मेरी क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है। क्वांटिटी डिमांड क्यों चेंज हुई है? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो ये जो मूवमेंट हुआ इसी को मैं नाम दे देता हूँ एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व का। अब इसे बुक में देखते हैं हमारी, कि बुक में क्या दिया गया है आपको, कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है along the lines of demand curve due to one factor alone, that is price of the commodity itself। वहीं पे शिफ्ट होता है डिमांड कर्व पे, कि जहां प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट द डिमांड विल चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड को हम कैसे देख सकते हैं? या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी। वहां पे शिफ्ट में हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। वहीं पे हम चेंज इन डिमांड के लिए, वहीं पे हम इसके अलावा जब प्राइस के कारण डिमांड में अंतर आता था तो हम कौन से शब्द यूज कर रहे थे? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। पहले हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड कहता है इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स लाइक टेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या? कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, कि हमने अभी देखा कि ये पर्टिकुलर केस में जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है। 8 रुपए पे प्राइस कांस्टेंट है, 6 पे कांस्टेंट है, 4 पे कांस्टेंट है। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है
वो चेंज हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड 2 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ है। अब क्योंकि ये क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है, तो ये जो पूरा डिमांड कर्व है, ये आप ओरिजिन देखो, सपोज ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ, ये हुआ राइट साइड। तो ये जो क्वांटिटी डिमांड पहले यहाँ था, ये यहाँ से उठ के आगे शिफ्ट हो गया है। तो इसी को हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। तो जो राइटवर्ड शिफ्ट है क्वांटिटी डिमांड का, वो कब होगा, इन केस ऑफ इन इंक्रीज इन डिमांड। और ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सेम चीज आपको यहाँ पे दी गई है कि ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, अब प्राइस कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर्स चेंज हुए, जिसके कारण क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी को हम नाम दे रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड का। वहीं पे इसका ठीक अपोजिट डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड, the decrease in quantity demanded due to unfavorable factors like consumer का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया कि अब कंज्यूमर को ओवर साइज क्लोथ्स पसंद नहीं आ रहे हैं, इनकम चेंज हो गई कि कंज्यूमर पहले महीने के लाख रुपए कमा रहा था, 50,000 ही कमा पा रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, या कोई भी ऐसा चेंज आया जो आपकी कमोडिटी के प्रति अनफेवरेबल रहा है। एंड द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कि कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, वो अभी वैसा का वैसा है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, यानी कि जो आप क्वांटिटी पहले यहाँ क्यू पे खरीद रहे थे, वो अब आप Q2 पे खरीदेंगे, यानी आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हुई है। तो जो आपका डिमांड कर्व है, जो पहले यहाँ था ओरिजिनली, जाहिर सी बात है जब क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, तो वो डिमांड कर्व भी टूवर्ड्स लेफ्ट, क्लोजर टू ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व को हम क्या नाम देते हैं, डिक्रीज इन डिमांड का, विच इज द पोलर अपोजिट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे आपको उसका सेकेंड ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे वही दिया गया है कि इंडिविजुअल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के बारे में, कि डिमांड इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कमोडिटी और इंडिविजुअल पर्सन निकालते हैं, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड का नाम देते हैं। वहीं पर अगर मैं टोटल डिमांड की बात करूं कि जो जितने भी इंडिविजुअल्स इकोनॉमी में है, उन सबकी डिमांड को मैं एक साथ क्लब कर दूं, तो मेरे पास बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अब एक चीज को हम दोबारा से फिर से देख लेते हैं कि क्या ये मेरा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व नेचुरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है, जो ये कहता है कि प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। अब ये दो चीजों के कारण हो रहा है, पहला प्राइस के कारण और दूसरा अदर फैक्टर्स के कारण। तो जब भी प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज आए, तो जो भी चेंज आएगा किसमें, क्वांटिटी डिमांड में, किसके कारण, प्राइस के कारण, तो आपका जो भी मूवमेंट रहेगा वो अलोंग द लाइन ऑफ डिमांड कर्व रहेगा। और इसी अलोंग द लाइन ऑफ डिमांड कर्व पे होने वाले मूवमेंट को हम नाम देते हैं इधर एज एक्सपेंशन, कि जहां पे आप मूव कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, उसी को हम एक्सपांशन का नाम देते हैं। वहीं पे अगर प्राइस बढ़ रहा है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होगी, प्राइस के बढ़ने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो आप अपवर्ड मूव करोगे सेम स्लोप पे। उसी को हम नाम दे देते हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का, ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड का। वहीं पे उस क्वांटिटी की प्राइस छोड़ के किसी और चीज के कारण उस क्वांटिटी, उस कमोडिटी की डिमांड में असर आ रहा है, कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस पे कुछ असर नहीं है। यहाँ देखो प्राइस का सिंगल कॉलम है पी, यहाँ पे प्राइस के दो कॉलम थे P2 P1। तो जब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ गई है, प्राइस कांस्टेंट होने के बाद ही डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर कौन से, वो सारे जो हम पढ़ के आए, सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्सेशन का क्या स्तर है, या चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कभी भी कोई फेवरेबल चेंज आए अदर फैक्टर्स पे अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेल, जिसके कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो, तो उस कारण जो आपका असर पड़ता है वो डिमांड कर्व पे नहीं पड़ता है, आपका पूरा का पूरा डिमांड कर्व उठ के राइटवर्ड मूव कर जाता है। उसी को हम नाम देते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व का, दैट इज द शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ। वहीं पे उसका ठीक अपोजिट डिक्रीज इन डिमांड
कब कि जब आपका डिमांड कर्व टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, ओरिजिन के पास आ जाए। क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, जिसके कारण जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है। उसी चीज को हम नाम दे देते हैं ऑफ डिक्रीज इन डिमांड का। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि आप डिमांड एंड सप्लाई या किसी भी चीज को तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला इज थ्रू टेक्स्ट ग्राफ्स जो हम देख चुके हैं, या थ्रू इक्वेशंस। तो हम अगले चैप्टर में, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वही इक्वेशंस पढ़ना शुरू करेंगे। अभी जो थर्ड चैप्टर है उसमें अंतर क्या है और इस चैप्टर में अंतर क्या है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि डिमांड कर्व पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करता है। सिंपल सी चीज, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में डिमांड कर्व जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर रहा है, मतलब डिमांड कर्व ऊपर जा रहा है। शायद आप यहाँ बेहतर समझ पाए कि डिमांड कर्व ए से बी की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट क्यों होता है ये हमने अभी समझा है। लेकिन ये मूवमेंट क्वांटिफाइबल भी तो होगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, और ये मूवमेंट कितना हुआ, कि कितनी क्वांटिटी, कितना प्राइस गिरने से कितनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, कि कितना में 10% प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया। तो वो जो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है वो चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज थ्रू दी मीन्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो दिस वॉज, तो यहीं पे हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या इसके रिगार्डिंग आपका कोई फीडबैक है, सो डू लीव इट इन दी कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।